वेलकम बैक। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डिस्कशन को। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देयर आफ्टर फिर हम इसके बाद इसके कुछ करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को लेंगे और फिर जो चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला एमसीक्यू है चैप्टर 4 का, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ आरएमएम एंड। बताइए जरा जल्दी से, ऑडिट रिस्क उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वन इज आरएमएम एंड सेकेंड वन। आरएमएम के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क। तो ऑडिट रिस्क का दूसरा कंपोनेंट, दूसरा फंक्शन क्या है? एक तो हो गया आरएमएम और दूसरा क्या है बताइए जी, डिटेक्शन, इनहेरेंट, कंट्रोल, बिजनेस। दूसरा कंपोनेंट है दैट इज डिटेक्शन रिस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डिटेक्शन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क बियर्स डैश रिलेशनशिप टू द असेस्ड आरएमएम। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? यदि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो आप डिटेक्शन रिस्क को लो लेवल पर रखेंगे सो दैट आपका ओवरऑल रिस्क एक रीजनेबल लेवल तक पहुंचे। बट यदि आरएमएम कम है, डिटेक्शन रिस्क में बी क्वाइट हायर, डिटेक्शन रिस्क में बी क्वाइट हायर। तो दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? जी हां, एंड दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट हैं? अभी पढ़ा, दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक आरएमएम और दूसरा एक इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल्स कैन बी डैश रिलेटेड टू एन असर्शन। किसी असर्शन के रिलेशन में उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए जो कंट्रोल्स एक्सरसाइज किए जा रहे हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल होंगे, इनडायरेक्ट होंगे या दोनों होंगे। कंट्रोल और असर्शन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी भी असर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप मान लीजिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कंप्लीटनेस की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तो उसको कंट्रोल डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम। हमें बताना है इनकरेक्ट। Identify the risk throughout the process of obtaining an understanding of the entity and its environment, including the relevant control, and by considering the classes of transaction, account balance and disclosure। बिल्कुल ठीक है, ऑडिटर को रिस्क तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है। Assess the identified risk and evaluate whether they relate more pervasively to the financial statement as a whole। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, ये दोनों सही हैं। Relate the identified risk to what can go wrong at the assertion level, ये भी सही है। Not consider the likelihood of, अरे यहां पर ये वर्ड गलत आ गया,
फोर्थ स्टेज क्या है? ये तो बेसिकली उसने क्या लिखा हुआ है सारा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की 4 स्टेजेस लिखी हुई हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की 4 स्टेजेस लिखी हुई हैं, जिसमें से पहली 3 स्टेजेस तो बिल्कुल करेक्ट हैं और जो फोर्थ स्टेज है वो इनकरेक्ट है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट वेदर द potential misstatement is of a magnitude that could result in a material misstatement. 96 इसका जवाब तो दे दोगे, पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है ये तो। अ डिफरेंस किसके बीच में? 4 आइटम, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। किसकी? ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। किसके साथ? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर that is required for that item as per applicable FRF. This is known as the misstatement. बड़ा आसान था ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेटेस्ट एंड वाइब्रेंट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Unlisted. For the above mentioned company, it will be required to appoint an internal auditor according to the provisions of Companies Act 2013 only when during the preceding financial year paid up share capital of the company would be। ये तो बता दोगे आप। 4 क्राइटेरिया थे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स का, दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल का, तीसरा लोन और बोरोविंग्स का, फोर्थ टर्नओवर का। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, बोरोविंग एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर, क्वेश्चन ने किस पर बात की है? पेड अप शेयर कैपिटल पर। 50 करोड़ और मोर देन or equal to 50 crore. Bright and Smart Private Limited will be required according to the provisions of Companies Act 2013 to appoint an internal auditor only if the turnover during the preceding financial year would be turnover 200 crore or more than or equal to 200 करोड़। कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट 2 होते हैं, एक इनहेरेंट और दूसरा कंट्रोल। आसान आसान से क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टेक्स अकाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया गया है आरएमएम की असेसमेंट के अंदर। रिस्क ज्यादा पाया है इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने पर, तो इसके कारण सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि आपने इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट किया, इंटरनल कंट्रोल वीक है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा दीजिए, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लेस एक्सटेंसिव हो सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर may need to be increased irrespective of the result of test of control। ये तब इंक्रीज होते हैं जब इंटरनल कंट्रोल वीक होता है। Extent of substantive procedures may need to be increased when the result from test of control are satisfactory। satisfactory है तो बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, गलत हो गया। Extent of substantive procedure may need to be decreased unsatisfactory है,
अनसेटिस्फैक्ट्री है तो बढ़ाओगे। एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नीड टू बी इंक्रीज्ड व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अनसेटिस्फैक्टरी। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार डिस्कस हुआ है ये कॉन्सेप्ट भी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज द रिस्क, क्या दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आप एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हैं व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड आफ्टर ऑडिट। मेरी ऑडिट के बाद गलतियां होगी, मेरी ऑडिट के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, उसमें फाइनल हो गई, साइन हो गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड ड्यूरिंग ऑडिट, मैंने थोड़ी गलतियां करवाई हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। हां, ऑडिट से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त गलतियां हुई हैं। सी आंसर। 102. The susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance, or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement before consideration of any control. कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है मीन्स नॉन एग्जिस्टेंट कंट्रोल। यदि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं देन उस सिचुएशन में क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में, अकाउंट बैलेंस के अंदर या डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट के चांसेस होने के रिस्क को क्या नाम दिया जाता है? जी बताइए, क्या नाम दिया जाएगा? इनहेरेंट। कंट्रोल रिस्क कब एराइज होता है? कंट्रोल रिस्क कब एराइज होता है? व्हेन इंटरनल कंट्रोल फेल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस। Assessment of risk is a matter that is capable of precise measurement. क्या आप रिस्क को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं? क्या रिस्क को प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है? मतलब ही नहीं होता। आपने जो असेस किया जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। It is a matter of professional judgment rather than a matter capable of precise measurement. बिल्कुल सही। It is a matter of professional judgment as well as capable of precise measurement. Precise measurement तो पॉसिबल ही नहीं है इन केसेस के अंदर। प्रिसाइजली कैसे मेजर कर सकते हैं हम रिस्क को? नहीं कर सकते। Dash exists when an internal control is either missing or not operating effectively to control or detect a misstatements in a timely manner. That is deficiency. Significant deficiency. कंट्रोल के रिलेशन में बात करो, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो किसी भी चीज की हो सकती है। ऑपरेटिंग डेफिशिएंसी ये बिजनेस ऑपरेशंस की होगी। मैनेजमेंट कंट्रोल डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट की कंट्रोल पॉलिसीज की डेफिशिएंसी है ये तो। यस, डी आंसर, कंट्रोल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इंटरनल ऑडिट प्लान शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एनफ to ensure it helps in achieving the overall objectives of the internal audit. सही लाइन है। Internal audit plan should generally be consistent with the goals and objectives of the internal audit function as listed out in the internal audit charter as well as goals. Yes,
इंटरनल ऑडिट चार्टर से उसके प्लान मैच करने चाहिए। इन यदि ए और बी ठीक हो तो जनरली आंसर डी होता है, तीसरा भी ठीक ही पाएगा। In case the entire internal audit or particular audit engagement has been outsourced, internal auditor should ensure कि उसका प्लान एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हो। आंसर डी। अच्छा, अब आगे के आंसर जरा आप दो। आज तो सारे ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, आपके तो आंसर मैंने आज डिस्कस ही नहीं करे। चलो आगे के क्वेश्चन है भी अब आगे एग्जाम्स के, एमटीपी आरटीपी वगैरह के क्वेश्चंस हैं। ऐसे 315 establishes the requirements and provide guidance on identifying and assessing the risk of material misstatement at। हां जी बताइए। 106 का आंसर मुझे दिया सुजांग ने सी। ए है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओनली, गलत। असर्शन लेवल ओनली, गलत। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन, सी। और नहीं, दोनों ही लेवल के ऊपर बात करता है। बिल्कुल सही जवाब है सी। आगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। हां जी बताइए शिवम, सुजांग, रोहन, क्या आंसर होगा? जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे तो लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट की अटेंडेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई है, एक चीज। और जो अटेंड भी कर रहे हैं वो भी लिखने की मेहनत नहीं कर रहे कि हां हम कीपैड यूज करके आंसर दे दें। गिनती के शायद 4-5 बच्चों के जवाब आ रहे हैं बस चैटिंग पर। मतलब लेस देन 1% स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है, लेस देन 1% स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन। कमाल हो गया। हां जी, आंसर आया है डी, बिल्कुल सही। आरएमएम के 2 कंपोनेंट, एक इनहेरेंट और दूसरा कंट्रोल। गाइडेंस नोट कौन इशू करेगा? गाइडेंस नोट तो कौन इशू करता है? सीधा सा जवाब, अरे बच्चे तो 107 तक पहुंच, ये नंबर कैसे गड़बड़ हो गया? 108। गाइडेंस नोट कौन इशू करेगा? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो आज सुजांग, रोहन? ये कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इशू करती है गाइडेंस नोट। कमाल कर रहे। चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, गाइडेंस नोट को इशू करने का काम मिनिस्ट्री का थोड़ी है, इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। गाइडेंस नोट्स है, स्टेटमेंट्स है, स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 109, ऑडिट रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ, ऑलरेडी आ चुका है फिर दोबारा आ गया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज, ये भी अभी आया था, दोबारा आ गया। असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी एक्सप्रेस्ड इन, बताइए जी। क्या क्वांटिटेटिव टर्म्स में सच एज अ परसेंटेज रिस्क निकाला जा सकता है? क्या क्या निकाला था किसी क्वेश्चन में ऐसे? आई थिंक मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था इस तरह का, उसमें शायद 3 या 4% का ऐसे कुछ रिस्क निकला था। नहीं कराया क्या? फाइनल में आता है वो, वैसे ये रहा ना, कराया था। तो क्या रिस्क को क्वांटिटेटिव टर्म्स में कंप्यूट किया जा सकता है? जी हां, किया जा सकता है। तो इतना पार्ट तो हो गया ठीक। क्या नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी रिस्क असेस हो सकता है?
नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में यस, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन रिस्क ज्यादा, मैनेजमेंट की डिसऑनेस्टी रिस्क ज्यादा, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन रिस्क ज्यादा, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस रिस्क ज्यादा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of control, कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के रेफरेंस में ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो तो टेस्टिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब टेस्टिंग भी ज्यादा कर रहे हो तो उस पर रिलाई भी फिर ज्यादा ही करोगे, सब्सटेंटिव तो आप इतने डिटेल में करोगे नहीं। फिर इट मे बी एप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, बिल्कुल सही, एंड रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डिग्री। ऐसे थोड़ी होगा मैं काम तो बढ़ाऊं टेस्टिंग का, कंट्रोल की, और उस पर कहूं रिलाई नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर रिलाई नहीं करूंगा तो सब्सटेंटिव की भी एक्सटेंट बढ़ा दूं। ऐसे होगा क्या? सोच कर देखो, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करूंगा और इन पे रिलाई भी नहीं करूंगा, इसका मतलब सब्सटेंटिव भी ज्यादा करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। इट मे बी एप्रोप्रिएट टू डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल। डिक्रीज तो कर ही नहीं सकता, क्यों? मैं तो खुद ऊपर क्वेश्चन में यही कह रहा हूं, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ज्यादा चाहिए मुझे इंटरनल कंट्रोल के, तो मुझे प्रोसीजर तो बढ़ाने ही बढ़ाने पड़ेंगे, डिक्रीज नहीं। इट मे बी एप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट एज वेल एज डिग्री ऑफ रिलायंस। डी। सुजांग ने कहा 112 का ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई जो मैंने बताई है क्वेश्चन की डिस्कशन में? यदि आपको इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के रिलेशन में ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो आपको टेस्टिंग तो बढ़ानी पड़ेगी, और जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप उनके ऊपर रिलाई भी ज्यादा करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करूंगा, उस पर रिलाई नहीं करूंगा और फिर मैं सब्सटेंटिव भी ज्यादा करूंगा। आगे बढ़ते हैं। When deviations from control upon which auditor intends to rely are detected, ऑडिटर जिन कंट्रोल्स पर रिलाई करना चाहता था उनके रिलेशन में ऑडिटर ने डेविएशन फाइंड आउट की, ऑडिटर को गलतियां मिली जिन कंट्रोल्स पर वो रिलाई करना चाहता था। ऑडिटर शैल नॉट मेक एनी इंक्वायरी। डेविएशन मिली है कुछ कंट्रोल में जिन पर मैं रिलाई करना चाहता था, तो मैं उनकी इंक्वायरी कैसे ना करूं? ऑडिटर शैल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज, यस, टू अंडरस्टैंड दीज मैटर एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल ठीक। ऑडिटर शैल में जनरल इंक्वायरी थोड़ी करूंगा। क्या हम जनरल इंक्वायरी करेंगे? आपने कंट्रोल के रिलेशन में डेविएशन फाइंड आउट की है, जब भी आपको कोई गलती मिलती है तो आप उस गलती के रिलेशन में स्पेसिफिक बात करेंगे या जनरल बात करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूं, आपने मुझे अभी एक गलत आंसर दिया। जब आपने मुझे गलत आंसर दिया होगा जिस चीज का, मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा या मैं पूरा चैप्टर डिस्कशन करने बैठ जाऊंगा? बताओ जी सुजांग, शिवम, आप यदि मुझे किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे तो मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा या पूरा चैप्टर डिस्कस करने बैठूंगा आपके साथ?
जनरल क्यों नहीं होगी स्पेसिफिक करते करते? तो तभी तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है। आप मुझे मान लीजिए इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स के बारे में गलत आंसर देते हो, इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स के बारे में गलत आंसर देते हो, तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन बढ़ाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्या मैं आपको उसमें इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स की जनरल बातें भी करने लग जाऊंगा क्या? बोलो। जब मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया में गलती मिली है जिस पर मैं रिलाई करना चाहता था, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इंटरनल ऑडिट का जिसका आपने मुझे गलत आंसर दिया, तो मैं आपके साथ स्पेसिफिक इंक्वायरी करूंगा या जनरल इंक्वायरी करूंगा? जनरल इंक्वायरी जनरली ऑडिट की बिगिनिंग में होती है, जब तक आपने कोई गलतियां फाइंड आउट नहीं की होती। जब आप किसी गलती को फाइंड आउट कर लेते होते हैं ना, तो उसके बाद तो उसी पर्टिकुलर आइटम के रिलेशन में स्पेसिफिक इंक्वायरी चलती है, स्पेसिफिक इंक्वायरी। तो इस क्वेश्चन में हम स्पेसिफिक इंक्वायरी पर जाएंगे या जनरल इंक्वायरी पर जाएंगे? बोलो। जनरल पर जाएंगे, स्पेसिफिक पर जाएंगे? स्पेसिफिक इंक्वायरी पर जाएंगे हम। बोथ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक इंक्वायरी? नहीं, जनरल नहीं जाएंगे हम, स्पेसिफिक इंक्वायरी के ऊपर ही जाएंगे। जब आपको कोई डेविएशन फाइंड आउट हो जाती है, तो जिस एरिया में डेविएशन फाइंड आउट हुई उस एरिया के रिलेशन में इंक्वायरी करते हैं हम। नेक्स्ट, द रिस्क that the financial statements are materially misstated prior to audit is called? The risk that the financial statements are materially misstated prior to audit, बिल्कुल ठीक, risk of material misstatement. Risk of material misstatements may be defined as the risk that financial statements are materially misstated prior to audit. Next, in designing and performing test of control, the auditor shall perform other audit procedure in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the controls, including how the controls were applied, consistency with which they were applied, by whom and by what means they were applied. ये बेसिकली जब आप एसए 330 कवर अप करते हैं और उसके अंदर रिस्पॉन्स में आप टीओसी को पढ़ते हैं, तब ये तीनों चीजें आपको करनी पड़ती है। एज ए ऑडिटर, वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेलुएट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन कैसे कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया है, कंसिस्टेंसी, क्या थ्रू आउट द पीरियड जिसके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं उसके अंदर थ्रू आउट द पीरियड इन इंटरनल कंट्रोल को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है, और किसने और किस तरीके से, मैनुअल कंट्रोल है, ऑटोमेटेड कंट्रोल है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है, किस मीन से, कंप्यूटर के थ्रू, मैन पावर के थ्रू, कैसे कंट्रोल्स को एक्सरसाइज किया गया है, वो सब हमें इवेलुएट करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा सी। Next, a company is engaged in manufacturing of wooden furniture. Auditor of a company notes that company has identified, company ने identified किया है emerging risk, किस चीज का? Reduction in demand of company product due to procurement of imported furniture from Southeast Asian nation. It also estimates how significant are those risks and their possibility of happening. Besides, it has also formulated an action plan to deal with the situation in case these risks materialized. Which of the following option would be most appropriate to describe the above situation? कंपनी ने अपने रिस्क को खुद आइडेंटिफाई किया,
रीजन क्या है उसका वो भी आइडेंटिफाई किया, इन रिस्क की सिग्निफिकेंस को एस्टिमेट किया, इनकी पॉसिबिलिटी को डिटरमिन किया, एक्शन प्लान भी बनाया इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ये क्या है? ये काम किसने किया है? कंपनी ने। ये काम किसने किया है? कंपनी ने। ये बेसिकली क्या कंपनी का मींस एंटिटी का अपना एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है। जब आपने इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स को पढ़ा था, उन 5 कंपोनेंट के अंदर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी आया था। जिसमें एंटिटी अपने बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करती है, एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, assess the likelihood of their occurrence, decide about the actions to address those risk। तो ये एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है। तो अब इसके रिलेशन में देखिए क्या आंसर होगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट रिस्क फॉर ऑडिटर, नहीं, ये तो कंपनी का बिजनेस रिस्क है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट ऑफ internal control of company, yes। it is an example of control risk of company, नहीं 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 सुजांग, आप इसको कंट्रोल रिस्क कैसे कह रहे हैं? कंट्रोल रिस्क तो वो होता है कि जब आपके इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाते हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट। यहां तो कंपनी इफेक्टिवली इनको काम कर रही है, इसमें तो डिटेक्ट सब हुआ है तो ये कंट्रोल में नहीं आएगा ना ना ना, अभी तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ। यहां तो कंपनी ने अपना बिजनेस का रिस्क निकाला है। क्या आपको लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर कोई गलतियां हैं? क्या आपको यहां पर इस पूरे एग्जाम्पल में ऐसा नजर आ रहा है दैट देयर माइट बी सम मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पर कोई गलतियां नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल तो यही है, ये एग्जाम्पल है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का। नेक्स्ट, CAM is the internal auditor of Crayon Products Limited. Which of the following is not true about scope of internal audit? Internal audit is an independent assurance activity. बिल्कुल सही। Internal audit helps in improving internal control of the company. ये भी सही। Internal auditor cannot review non-financial activity. गलत। हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का पूरा स्कोप देखा था और उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के स्कोप में वी हैव डिस्कस्ड कि वो गवर्नेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को, इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल को, सब चीजों को रिव्यू करता है, कंप्लायंस देखता ही है। तो इसका आंसर आएगा सी। तो इसके साथ हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी कवर हो गए।